आपराधिक व्यवहार जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। प्रारंभिक बचपन के अनुभव आपराधिक व्यवहार के प्रति किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकते हैं। अपराधी अक्सर सहानुभूति की कमी और अपने कार्यों के लिए पश्चाताप प्रदर्शित करते हैं। मानसिक विकारों की उपस्थिति आपराधिक व्यवहार में योगदान कर सकती है। मादक द्रव्यों का सेवन और व्यसन आमतौर पर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। अपराधी आवेग और जोखिम लेने के व्यवहार के पैटर्न प्रदर्शित कर सकते हैं। मनोरोगी लक्षणों की उपस्थिति अक्सर हिंसक और बार बार होने वाले अपमान से जुड़ी होती है। मनोरोगी लक्षणों वाले सभी व्यक्ति अपराधी नहीं बनते। पर्यावरणीय कारक जैसे कि गरीबी और शैक्षिक अवसरों की कमी आपराधिक व्यवहार में योगदान कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह और विकृतियां आपराधिक निर्णय लेने को प्रभावित कर सकती हैं। आपराधिक व्यवहार सामाजिक शिक्षा और साथियों के प्रभाव से प्रभावित हो सकता है। सभी अपराधी सामाजिक रूप से वंचित या मानसिक रूप से बीमार होने के स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते हैं। प्रोफाइलिंग तकनीक अपराधियों के पैटर्न और विशेषताओं की पहचान करने में सहायता कर सकती है। फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग आपराधिक जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपराधों को सुलझाने में अपराधियों के इरादों को समझना आवश्यक है। अपराधी और पीड़ित के बीच बातचीत से आपराधिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है। बार बार अपराध करना व्यक्तिगत, स्थितिजन्य और प्रणालीगत कारकों के संयोजन के कारण आम है। अपराधी अपराधबोध को कम करने के लिए युक्तिकरण और औचित्य में संलग्न हो सकते हैं। प्रभावी हस्तक्षेप और उपचार कार्यक्रम दुराचार को कम करने में मदद कर सकते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को सजा और पुनर्वास दोनों पर ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक धारणा और मीडिया का प्रभाव अपराध और अपराधियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार दे सकता है। एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली की उपस्थिति आपराधिक व्यवहार के खिलाफ सुरक्षात्मक कारक के रूप में कार्य कर सकती है। मीडिया आपराधिक व्यवहार को रोकने और बढ़ावा देने दोनों में भूमिका निभा सकता है। अपराधी दूसरों का शोषण करने के लिए चालाकी की रणनीति में संलग्न हो सकते हैं। आघात और प्रतिकूल बचपन के अनुभवों की उपस्थिति आपराधिक व्यवहार में योगदान कर सकती है। अपराधी पता लगाने और पकड़ने से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अपराधीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक लेबलिंग और लांछन लगाना शामिल है। आपराधिक व्यवहार केवल आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इसमें जटिल जीन पर्यावरण परस्पर क्रियाएं शामिल होती हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड आपराधिक व्यवहार की परिभाषा और धारणा को आकार दे सकते हैं। आपराधिक रूपरेखा को सावधानी के साथ और अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर संपर्क किया जाना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली निष्पक्ष और भेदभाव से रहित होनी चाहिए। पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण पारंपरिक दंडात्मक उपायों का विकल्प प्रदान कर सकता है। प्रभावी अपराध रोकथाम रणनीतियों में आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करना शामिल है। पुनर्वास कार्यक्रमों को व्यक्तिगत और अपराधियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। जोखिम कारकों का मूल्यांकन आपराधिक व्यवहार के प्रति प्रवृत्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता कर सकता है। शुरुआती हस्तक्षेप और रोकथाम कार्यक्रम व्यक्तियों को आपराधिक रास्तों से दूर करने में मदद कर सकते हैं। आपराधिक व्यवहार को समझने के लिए गैर आपराधिक व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है। पुलिस पूछताछ तकनीकों को जबरदस्ती स्वीकारोक्ति के बजाय सटीक जानकारी प्राप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। गवाहों की उपस्थिति और निगरानी आपराधिक गतिविधियों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकती है। आपराधिक न्याय प्रणाली को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ सार्वजनिक सुरक्षा को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। अपराध के प्रति समाज की प्रतिक्रिया को उपचार और बहाली पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल सजा पर। विविध अपराधियों के व्यवहार को समझने में सांस्कृतिक योग्यता महत्वपूर्ण है। आपराधिक व्यवहार समय के साथ बदल और विकसित हो सकता है। पुनर्वास को अपराधजन्य जरूरतों को संबोधित करने और सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। अपराधी अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए इनकार और आत्मधोखे में संलग्न हो सकते हैं। प्रभावी अपराध रोकथाम के लिए कानून प्रवर्तन, समुदायों और सामाजिक सेवाओं के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। आपराधिक व्यवहार सामाजिक आर्थिक असमानताओं और प्रणालीगत अन्याय से प्रभावित हो सकता है।
आपराधिक व्यवहार की गतिशीलता को समझने में विक्टिमोलॉजी का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों का आकलन आपराधिक व्यवहार की भविष्यवाणी करने और उसे रोकने में सहायता कर सकता है। आपराधिक मनोविज्ञान में प्रगति के लिए निरंतर अनुसंधान और अंतःविषय सहयोग आवश्यक है। आपराधिक व्यवहार स्थितिजन्य कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे अपराध के अवसरों की उपस्थिति। पर्यावरण अपराध विज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि आपराधिक व्यवहार में भौतिक और सामाजिक वातावरण कैसे योगदान देता है। आपराधिक व्यवहार वित्तीय लाभ, व्यक्तिगत संतुष्टि या कारकों के संयोजन से प्रेरित हो सकता है। आपराधिक करियर का अध्ययन समय के साथ आपराधिक गतिविधियों में व्यक्तियों की भागीदारी के पैटर्न और प्रक्षेप वक्र की जांच करता है। मोडस ऑपरेंडी की अवधारणा एक अपराधी के अपराध करने के विशिष्ट तरीके को संदर्भित करती है। असामाजिक व्यक्तित्व लक्षणों की उपस्थिति आपराधिक व्यवहार में शामिल होने के जोखिम को बढ़ा सकती है। विरक्ति की प्रक्रिया में व्यक्तियों का आपराधिक जीवन शैली से दूर जाना शामिल है। आपराधिक व्यवहार हथियारों की उपलब्धता और पहुंच से प्रभावित हो सकता है। अपराध करने के संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का आकलन करते समय अपराधी तर्कसंगत निर्णय लेने में संलग्न हो सकते हैं। लेबलिंग सिद्धांत बताता है कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं और लांछन आपराधिक व्यवहार को जारी रखने में योगदान कर सकते हैं। फोरेंसिक मनोविज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान और कानूनी प्रणाली का प्रतिच्छेदन शामिल है। अपराधी प्रोफाइलिंग की अवधारणा में एक अज्ञात अपराधी की प्रोफाइल बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना शामिल है। अपराधी अपने आपराधिक कृत्यों की गंभीरता या आवृत्ति में वृद्धि के पैटर्न प्रदर्शित कर सकते हैं। आपराधिक व्यवहार को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि हिंसक, संपत्ति या सफेदपोश अपराध। साइकोपैथी की उपस्थिति आपराधिक व्यवहार की गारंटी नहीं देती है, लेकिन यह अक्सर बढ़े हुए जोखिम से जुड़ी होती है। जोखिम से जुड़ी आपराधिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में संभावित पुरस्कारों और परिणामों का लागत लाभ विश्लेषण शामिल है। आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन अपराध निवारण रणनीतियों और नीतियों को सूचित करने में मदद कर सकता है। अपराधी दूसरों पर शक्ति या नियंत्रण प्राप्त करने के साधन के रूप में आपराधिक कृत्यों में संलग्न हो सकते हैं। आपराधिक व्यवहार सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे मानदंड और उपसंस्कृति। आपराधिक प्रोफाइलिंग के अध्ययन में वैज्ञानिक और खोजी दोनों घटक हैं। एक आपराधिक उपसंस्कृति की उपस्थिति कुछ समुदायों के भीतर आपराधिक व्यवहार की निरंतरता में योगदान कर सकती है। व्यक्तिगत कमजोरियों और पर्यावरणीय ट्रिगर्स के बीच की बातचीत आपराधिक कृत्यों को जन्म दे सकती है। फोरेंसिक न्यूरोसाइकोलॉजी का अध्ययन मस्तिष्क की शिथिलता और आपराधिक व्यवहार के बीच संबंधों की जांच करता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराध से होने वाले नुकसान की मरम्मत करना और पीड़ितों और अपराधियों दोनों के लिए उपचार को बढ़ावा देना है। आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन जूरी चयन और परीक्षण रणनीतियों को सूचित करने में मदद कर सकता है। अपराधी अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए रक्षा तंत्र के रूप में इनकार और न्यूनीकरण में संलग्न हो सकते हैं। स्थितिजन्य अपराध रोकथाम की अवधारणा आपराधिक कृत्यों के अवसरों को कम करने पर केंद्रित है। आपराधिक व्यवहार साथियों के दबाव और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा से प्रभावित हो सकता है। आपराधिक प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया में अपराध स्थल, शिकार की विशेषताओं और अपराधी व्यवहार का विश्लेषण शामिल है। मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों की उपस्थिति, जैसे पारिवारिक अक्षमता या बचपन के दुर्व्यवहार, आपराधिक व्यवहार में योगदान कर सकते हैं। अपराधी अपनी गतिविधियों में आपराधिक परिष्कार और योजना के विभिन्न स्तरों का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन जांच में सहायता के लिए आपराधिक व्यवहार में पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने में मदद कर सकता है। आपराधिक व्यवहार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उपयोग से प्रभावित हो सकता है, जैसे साइबर अपराध या डिजिटल फोरेंसिक। आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन अपराधी पुनर्वास और पुनर्एकीकरण कार्यक्रमों के विकास की सूचना दे सकता है। अपराधी उम्र, लिंग या भेद्यता जैसी विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट शिकार प्रोफाइल को लक्षित कर सकते हैं। अपराधीकरण की प्रक्रिया में कुछ व्यवहारों को अपराधी के रूप में परिभाषित करने और संबोधित करने के लिए कानूनों का अधिनियमन और प्रवर्तन शामिल है। हिंसक मीडिया या आक्रामक रोल मॉडल के संपर्क में आने से आपराधिक व्यवहार प्रभावित हो सकता है।
अपराधी अपने आपराधिक कार्यों को सही ठहराने या बहाने के लिए तटस्थता की तकनीकों में संलग्न हो सकते हैं। संलग्न आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन पैरोल और परिवीक्षा मामलों में जोखिम के मूल्यांकन और प्रबंधन को सूचित कर सकता है। आपराधिक व्यवहार सहकर्मी अपराध की उपस्थिति और आपराधिक नेटवर्क के साथ जुड़ाव से प्रभावित हो सकता है। आपराधिक लचीलापन की अवधारणा उन कारकों की जांच करती है जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपराधिक व्यवहार पर काबू पाने या बने रहने वाले व्यक्तियों में योगदान करते हैं। अपराधी बदला लेने या प्रतिशोध लेने के साधन के रूप में आपराधिक कृत्यों में संलग्न हो सकते हैं। आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन घृणा अपराधों और अतिवादी व्यवहार की समझ और रोकथाम में योगदान कर सकता है। आपराधिक व्यवहार सामाजिक असमानताओं और नस्लीय या आर्थिक असमानताओं जैसे प्रणालीगत अन्याय से प्रभावित हो सकता है। अपराधी अपराध करने के बाद पछतावे या अपराध बोध के लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं जो ईमानदारी में भिन्न हो सकते हैं। आपराधिक मनोविज्ञान का अध्ययन जोखिम वाले युवाओं के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रमों के विकास की सूचना दे सकता है। आपराधिक व्यवहार निष्पक्षता, अन्याय और कथित शिकायतों की व्यक्तिगत धारणाओं से प्रभावित हो सकता है। आपराधिक सोच पैटर्न की अवधारणा अपराधियों द्वारा अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए उपयोग किए जाने वाले संज्ञानात्मक विकृतियों और युक्तिकरणों की जांच करती है। फोरेंसिक नृविज्ञान के अध्ययन में आपराधिक जांच में मानव अवशेषों की पहचान और विश्लेषण शामिल है। अपराधी उत्तेजना या रोमांच चाहने वाले अनुभवों की तलाश के साधन के रूप में आपराधिक कृत्यों में संलग्न हो सकते हैं।